इससे पहले क्लास हो चुके हैं 5। जलवायु उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, उत्तर प्रदेश के भूभाग क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की कृषि पशुपालन। आज है उत्तर प्रदेश के खनिज। खनिज क्या होते हैं? एक क्या है कि खनिज पृथ्वी की भूपर पट्टी पे, इसके पृथ्वी में कुछ 3 कोर हैं, 3 परतें हैं। सबसे नीचे जाओगे तो आंतरिक, फिर मध्यम वाली और सबसे ऊपर वाली भूपर पट्टी। भूपर पट्टी 30 से 35 किलोमीटर के आसपास की जो कोर है वो है, जो परत है उसे, इसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। अब इसमें जो क्या है कि जो जितने भी खनिज बने हैं वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फूटने से बने हैं। कहीं भी ज्वालामुखी फूटे होंगे काका बाबा के ज़माने में, हज़ारों करोड़ों साल पहले, तो उन ज़मीन के अंदर से जो चीज़ निकल गई लावा के साथ में, वो परतदार बन गई, सूख गई। उसके बाद में लोगों को कुछ जागरूकता बढ़ी, फिर कहीं कहीं जगह जगह पहाड़ों को खोदना शुरू किया तो मालूम पड़ा कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं निकल रहा है ग्रेफाइट निकल रहा है, कहीं देखा डोलोमाइट निकल रहा है, कहीं देखा लोहा निकल रहा है, कहीं देखा तांबा निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ये सब के सब क्या कहलाए? खनिज। कहीं कहीं देखें तो संगमरमर, मार्बल, कहीं कहीं कुछ, मतलब जो भी आपको दिखता है अभी जो चीज़ जैसे भौतिक संसाधन जो भी दिखते हैं आपको, वो सब कहीं ना कहीं तो खनिज से बनाए गए हैं। आसमान से तो गिरे नहीं, इंसान ने आसमान से कुछ नहीं पाया, आसमान में दे तो दिया है, मतलब जैसे यहाँ से बनाकर सैटेलाइट भेज दी, वहाँ पर कचरा बढ़ा दिया। लेकिन जितना भी हम यहाँ पर कुछ भी देखते हैं, कुछ भी XYZ, जहाँ तक कि ये पेन बोर्ड ये सब कुछ जो दिख रहा है वो सब कुछ कैसा है? हमने कहीं ना कहीं खनिजों से प्राप्त करके उनको अलग अलग करके चीज़ों को बनाया है ना। चीज़ों को जोड़कर नया चीज़ बनाई है, खनिजों को जोड़कर नया खनिज नई चीज़ बनाई और नई चीज़ बनाकर और नई चीज़ बनाई। जैसे मान लो कोयला है, अब कोयला से हीरा निकलता है। अब मान लोहा आ जा तो लोहे को अलग कर दिया, उसमें से देगसार को अलग निकाल दिया, पक्की लोहे को अलग कर दिया और कच्चे लोहे को अलग कर दिया, स्टील को उसी में से अलग निकाल दिया, है ना। तो हर चीज़ को निकालने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं खनिजों से धातुओं को निकालना, अधातुओं को निकालना, और खनिज तो है ही, ठीक है। तो खनिज एक क्या है? पृथ्वी की भूपर पट्टी पर या क्रस्ट जिसे बोल देते हैं हम, क्रस्ट पर पाए जाने वाला एक प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम यौगिक या फिर खनिज कहते हैं। इंग्लिश में से मिनरल बोल देते हैं, ठीक है। इन्हें भूमि से खनन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। खनन प्रक्रिया का यहाँ पर मतलब है खुदाई करके, JCB से, बड़ी मशीनों से जो आती है ना, हाइड्रा वगैरह, उनसे खुदाई करके इन चीज़ों को निकालना क्या कहलाता है? खनन, ठीक है। तो खनन के प्रक्रिया से इसे निकाला जाता है। इनका निश्चित रासायनिक भौतिक गुण होता है। ये मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे कि मैं कहूँ कि लोहा, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर, चीनी मिट्टी, स्लेट पत्थर, एवेस्टम इत्यादि। जितने भी आपको पत्थर अत्थर जितना भी मैंने कहा ना, जो भी आपको खुली आंखों से दिखता है, चलता फिरता हलचल करता हुआ मानव निर्मित चीज़ें, वो सब कुछ कहीं ना कहीं खनिजों से ही बना है। खनिज क्या लगता है तुम्हें? जैसे लोहा है, लोहे का पाड़ होगा क्या? लोहे का पाड़ नहीं होता। खनिज क्या है? हमें छांटने पड़ते हैं। जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ में एक परत तो लोहे की बनी है और उसमें भी प्योर लोहा नहीं है, इस्पात है। अब उसमें से हमने लोहा निकाला अलग, देगसार अलग निकाल दी, और उसमें से तांबा कॉपर अलग निकाल दी, मतलब कच्चा लोहा पक्का लोहा, उसमें कई वेराइटियाँ बना दी। ऐसे ही कोयले के जो पहाड़ होते हैं वो भी खनिज ही है। कोयले में हमने 4 वेराइटियाँ निकाली। सबसे अच्छा एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, पीट, ये जो जितने भी हैं कोयले वो हमने निकालना शुरू किए। तो खनिजों को हमें छानना पड़ता है अपने उपयोग के हिसाब से, ठीक है। अब मैं खनिजों की बात करूँ तो खनिज ही हैं जो कि आपके भौतिक संसाधनों में या दैनिक जीवन में काम में आते हैं। जैसे आपको ये दिख रहे हैं जितने भी जिंक, पोटास, आपको कुछ भी दिखता है, डोलामाइट ये पत्थर है, जैसे छत बनाए जाते हैं, जो RCC इंटरलॉक जो ईंटें बनती हैं, पत्थर जैसे देखते हो ना, जैसे आपकी छत का लेंटर पड़ता है वो भी डोलोमाइट पत्थर होता है। तो ये सारे जो खनिज है वो निकले तो कहीं ना कहीं पत्थर से, मतलब ज़मीन से ही है। और ज़मीन से ऐसे थोड़ी ज़मीन के नीचे से निकाले हों, ऐसी बात नहीं है। ज़मीन के नीचे से कभी न कभी ज्वालामुखी के रूप में फटकर आए। अच्छा, हमारी पृथ्वी में 3 कोरें थी, मैं बता देता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी को मैं मान लेता हूँ ऐसे, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में ऊपर वाली परत तो मैंने कही भूपर पट्टी है, बीच वाली क्या कर दिया मैंने? मेंटल कह दिया। इसे क्या कर दिया? मेंटल। और नीचे वाले को बोल दिया मैंने कोर। ये हो गया तुम्हारा भूपर पट्टी। इसकी 33 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई है, इसकी 500 से 1000 के आसपास है, इसकी और ज़्यादा है।
अब इसमें क्या है, सबसे नीचे है लावा अच्छा खासा, और यहाँ पर थोड़ा कम गर्म है, मीडियम मध्यम मान लो, और यहाँ पर क्या सूखा है, वो भूपर्वती। जब यहाँ ज्वालामुखी फूटता है तो इन तीनों तरह की चीज़ यहाँ पर क्या होती हैं, ऊपर जमा होने लगती हैं, मतलब एक पहाड़ का रूप ले लेती हैं। ठीक है, अब जैसे इसका होता है सीमा और स्याल और निफे, इनका मतलब है सीमा से ऐसा ही सिलिकॉन और एम से मैग्नीशियम। ऊपर वाली जो परत है सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है इसमें, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। यहाँ पर दूसरे पर पाया जाता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और तीसरे पाया जाता है निफे का आता है निकेल और फ्यूरॉन। फ्यूरॉन मतलब लोहा। तो लोहा कहाँ से आया, यहाँ से। जब यहाँ से लोहा ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आया तो पहाड़ बना, पहाड़ को हमने तोड़ा काटा, उससे चीज़ों को निकाला, तब फिर लोहा बनाया। अब लोहे से मैं कहूँ ये लोहे की पेन है, और लोहा क्या है, डायरेक्ट मुझे कहीं डला हुआ मिला क्या, नहीं। तो मैंने खनन प्रक्रिया से उसे खोदा, उसको मतलब पहाड़ से निकाला, उसमें से कई चीज़ों को छांटा, मैं देगसाल अलग निकाली, अच्छा कच्चा जैसा भी लोहा वो अलग अलग किया। इस तरह का जो लोहा था, जो पेन बन सकता था, वो उस तरह का लोहा मैंने अलग निकाला और फिर उसे अपने यूज में लिया। तो खनन प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, खनिजों को निकालते हैं। खनिज प्रक्रिया का सीधा सा अर्थ यही है कि खोद खाद कर कहीं से हम लाते हैं। ज्वालामुखी से हमें ये निकालने को मिला। ये तो हो गई खनिज की बात। खनिज कितने उपयोगी हमारे जीवन में आप देख रहे हैं, जो भी आपको दिखता है वो सब खनिज का ही है, कुछ ना कुछ सब खनिज ही है। लेकिन बात करते हैं उत्तर प्रदेश में खनिजों का स्थान क्या है। उत्तर प्रदेश में खनिज है भी कि नहीं, कैसे ही उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र कृषि में प्रधान है, तो खनिज फनिज कुछ रखता भी है या नहीं रखता, तो खनिज रखता है लेकिन इतना नहीं रखता, कम रखता है। अब खनिजों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ निम्न माध्यम, मतलब निम्न माध्यम का है कम, ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, मतलब उतना ही है, खर्चा चलता रहता है। तो श्रेणी राज्य अर्थात यहाँ खनिज की उपलब्धता कम मात्रा में है। खनिजों की कम उपलब्धता का कारण यहाँ की है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का मतलब ये है कि यहाँ पर पहाड़ और ज्वालामुखी नहीं फटे हमारे उत्तर प्रदेश में। थोड़े मोड़े अगर जो पहाड़ या हमें पर्वत मिलते हैं तो वो मिलते हैं हमें सोनभद्र या ललितपुर वाले साइड में। सोनभद्र में पहाड़ मिलते हैं तो वहाँ फ़ायदा है, वहाँ खनिज निकलते हैं, कोयला सबसे ज़्यादा निकलता है और भी खनिज निकलते हैं, सीमेंट वहीं बनता है क्योंकि वहाँ खनिज हैं, पहाड़ियाँ हैं, ज्वालामुखी फटे होंगे, कभी खोदा जाता है उनको वहाँ पर, ललितपुर में निकलता है। लेकिन आप तुमको ये कहोगे ईटा मैनपुरी फिरोजाबाद कासगंज जिला ये सो रहा हूँ और यहाँ से कुछ लेना चाहो तो यहाँ से थोड़े निकलेंगे, क्योंकि मैदानी इलाका है, यहाँ कृषि के लिए भूमि है, खनिज वो वहीं निकलेंगे जहाँ ज्वालामुखी फटे होंगे। जिस जमीन ने अपने आप को तपाया है, इस भूमि ने अपने आप को झेला है, वही फायदा देगी। मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी फटे होंगे तब तरक्की नहीं होगी वहाँ पर। अब वहाँ तरक्की है क्योंकि वहाँ पर खनिज पाए गए। तो उत्तर प्रदेश में उसी क्षेत्र में खनिज पाए जाएंगे जहाँ पर आपको इस एरिया में क्या है, पहाड़ी इलाका मिलेगा। तो इस एरिया में आपको क्या मिल जाएंगे, खनिज मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर से लगता है हमारा उत्तर प्रदेश का भाग, वहाँ पर खनिज आपको देखने को मिलेंगे। अब उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो खनिज हैं वो बॉक्साइट है, डैशबोर है, डोलोमाइट है, संगमरमर, तांबा, जिप्सम, चूना पत्थर और फास्फेराइट, गंधक है, कोयला। अब ये कहोगे ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर है, फिर भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है अदर राज्यों से इन चीज़ों को। हमारे यहाँ पर उतने ही हैं। अब उनकी ही बात कर लें, जितना है उतना। उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान तो 10वां रहता है। पहले पे मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश आता है खनिजों के मामले में। सब प्रकार के खनिज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खनिज हैं तो वो आंध्र प्रदेश में। यहीं पर मैं कोयले की बात करूँ तो छत्तीसगढ़, झारखंड ये आ जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सब की बात करूँ तो हर प्रकार का अच्छी मात्रा में है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इस हिसाब से नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश 10वां स्थान रखता है। उसके बाद वो और भी गए बीते हुए हैं। ठीक है, तो हम जो देश के कुल खनिज उत्पादन की बात करें, जैसे मान लो 100% खनिज उत्पादन हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें से हमारा भाग रहता है 2.6%। समझ लो इतना कम रहता है। तो हमें जनसंख्या के हिसाब से हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। कोई भी खनिज क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट। कोयला हमें खरीदना पड़ता है बाहर से, मतलब अदर स्टेट से खरीदना पड़ता है। और भी खनिज है वो भी हमें अदर से स्टेट से खरीदने पड़ते हैं। तो अगर जो हम बात करें 100% में सिर्फ कितना परसेंट, 2.6% हमारा खनिज प्राप्त होता है हमें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इस इलाके से। बस इस इलाके के बाद में यहाँ पर ये गंगा यमुना का दोआब है
तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, यहाँ नहीं कुछ मिल पाता। अरे मार्बल वगैरह मिलती है तो ये वाला जो पश्चिमी जो ज़िले हैं वो, यहाँ पर तो तुम्हें वनस्पति मिलेगी। तो कुल मिला के जो दक्षिणी जो है बुंदेलखंड एरिया, दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर आपको ये हिसाब किताब मिल जाएगा खनिजों का। ठीक है, इतना आ रहा है क्लियर। अगर बात करूँ किसी भी चट्टान से खनिज शुद्ध रूप से प्राप्त होता है क्या? होता है? नहीं होता। उत्तर प्रदेश में सही चाहे और प्रदेश में सही, किसी भी यहाँ पर आप ऐसे नहीं मुँह उठा के चले जाओ सीधी संगमरमर ले आओ, लाल पत्थर के अंदर निकलते हैं मार्बल। आप मुँह उठा के चले जाओगे कोयला ले आएँ तो कोयला ऐसे नहीं मिलेगा, उसमें भी एक वैरायटी होती है। अच्छा कोयला किस एरिया में दबका हुआ है, छिपा हुआ है, और मतलब जिस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन है वो सबसे अच्छा है। तो कोयले की वैरायटी होती है। ठीक है, तो खनिजों के वर्गीकरण की बात करूँ तो खनिज के वर्गीकरण की बात में ये है कि धातु खनिज होते हैं और अधात्विक होते हैं और ऊर्जा खनिज होते हैं। तीनों प्रकार के हमें खनिज पढ़ने हैं। अब आ गए अपनी क्लास पे, अभी तो सिर्फ खनिज समझ रहे थे, खनिज समझ चुके हैं। खनिज हमने 3 प्रकार के सुने, देखे भी, अब पढ़ेंगे भी। धात्विक वो खनिज जो धातु हैं, और धातु की मुख्य पहचान क्या है, कोई बताएगा? धातु की मुख्य पहचान क्या है? धातु कैसे माने कि ये धातु है? कोई भी चीज़ कैसे मालूम ये धातु है, क्या धातु है या फिर ये ऊर्जा वाली है? बताओ। धातु हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन पास करती हैं, धातुएं पिघल सकती हैं, अपना आकार ले सकती हैं, ये लचीली होती हैं और ये आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से मिलती हैं। जैसे सोना को पिघलाकर हम नया आकार दे सकते हैं। सोना गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो पिघल जाता है। सोना पर क्या, उसके बाद में बॉक्साइट, लोह, ऐसे इन पर क्या होता है, जंग आती है। सोने पर भी जंग आती है क्या? नहीं आती, लेकिन कार्बन आ जाती है उस पर। कुल में बॉक्साइट, लोह पर क्या आती है, जंग आती है। ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, ऑक्सीकृत कर लेते हैं। मतलब क्या, ऑक्सीकृत कर लेते हैं। ऑक्सीजन को लेने के बाद में ये क्या करते हैं, जंग लेने लगते हैं। मतलब ये धातु हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब बिजली जा आ सकती है। इनकी पिटाई करके, इनको पतला करके इनकी चादर बनाई जा सकती है, वो है धातु। तो धातु के कई प्रकार हैं। तो धातु इन चीज़ों से हम पहचान सकते हैं, इनमें बिजली पास हो जाए। दूसरा, इनको पिट कर ये चौड़े कर दिए जाए, थाली बना दी जाए, मतलब पतले कर दिए जाएँ। उसके बाद में लचीले हों, पिघला दिए जाएँ, पिघला कर दूसरी चीज़ बना दी जाए, गला दिए जाएँ। वो सब कौन से होते हैं, खनिज, यानी धात्विक खनिज होते हैं, वो धातु वाले होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? वो कैसे होते हैं, धातु खनिज होते हैं। अब आते हैं अधात्विक खनिज। क्या होते हैं अधात्विक? जिनमें धातु ना हो वो अधात्विक, जो चुंबकन से चुमके नहीं, पिघले नहीं, ठीक है, और लचीले ना हो, टूट जाए जैसे पत्थर, कैसा हो जाएगा, अधात्विक। पत्थर कैसा है, अधात्विक। उसके बाद में ये डोलामाइट क्या है, अधात्विक। संगमरमर कैसी है, अधात्विक। तो ये सब के सब कैसे हो जाएंगे, अधात्विक। ऐसे धातु का अंश नहीं पाया जाता इसमें। करंट इसमें लगा दो, करंट आएगा क्या? चीनी मिट्टी क्या है, धातु या धातु, अधातु, क्योंकि वो टूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये भंगुर हो जाते हैं, मतलब जैसे इस पर हथौड़ा मारो टूट जाएगा, लेकिन धातु पर लोहा मारोगे, वो हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, फैल जाएगा ऐसे करके, और कर दो और फैल जाएगा, और फैल जाएगा। लेकिन तुमने धातु पर मार दिया हथौड़ा तो बिखेर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शीशा क्या है, और ये पेन क्या है, अरे लोहे का ही, ध्यान रखना। देखो चिपक रहा है, देखो ये लच जाएगा, लेकिन ये पत्थर का होता तो टूट जाएगा। धातु इसलिए लचक खा जाएगी, लेकिन धातु टूट जाती है। ये पिघल जाएगा, धातु पिघल जाएगी क्या? पत्थर को पिघला दोगे, लोहे को पिघला दोगे, सोना को पिघला दोगे। जैसे चूना पत्थर, एवेस्टम, बलुआ पत्थर, ये सब के सब पत्थर, जितने भी पत्थर हैं, कोयला पत्थर, जितने भी पत्थर हैं, वो सब के सब क्या हैं, अधातु। ठीक है, धातु में करंट पास करते हैं, धातु में करंट पास नहीं करते हैं। उसके बाद ऊर्जा खनिज की बात करूँ तो ऊर्जा खनिज वो प्राकृतिक स्रोत खनिज हैं जिन्हें हम जला सकते हैं, जिन्हें हम नष्ट कर सकते हैं। वो सब कैसे हो गए खनिज, ऊर्जा खनिज हो गए। पेट्रोलियम हमने निकाला, जीवाश्म पेट्रोलियम, उससे हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस सब जला सकते हैं। कोयला हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो ईंधन वाले होते हैं। तो हमें इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा। जलेंगे तो कुछ करेंगे भी, सीधी सी बात है। तपता है वो, कुछ करता भी है। ये सब तपते हैं, अपने आप में जलते हैं। तो ये क्या है,
कैसे खनिज हैं ये वाले दोनों? कोयला, डीजल, पेट्रोल, उसके बाद में प्राकृतिक गैसें, ये सब के सब क्या हैं? ऊर्जा खनिज। ये कौन सी चट्टानों से मिलते हैं? तो अवसादी चट्टानों से। एक बार हम चट्टानें और देख लें सबकी। एक बार धातु खनिज कौन सी चट्टान से मिलते हैं, अधातु खनिज कौन से चट्टान से मिलते हैं, और उसके बाद में ऊर्जा खनिज कौन से चट्टान से मिलते हैं। मैं धातु की बात करूं, धातु को मिलता है कौन सी चट्टान से? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। वहीं में अधातु की बात करूं तो ये अवसादी चट्टानों से। अवसाद की चट्टानों का मतलब क्या होता है? अवसाद का मतलब है कहीं पहले से कोई चीज़ इकट्ठी हुई हो। अवसाद का मतलब कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा इकट्ठा होकर जो चट्टानें बनी है वो कैसे चट्टानें कहलाएगी? अवसादी। और कायांतरित और परतदार चट्टानें कैसी होती हैं? जो ज्वालामुखी कभी फूटा होगा तो ज्वालामुखी से ऐसे मान लो एक परत ये बन गई, दूसरी परत ये बन गई, तीसरी परत ये बन गई, चौथी परत ये बन गई, और पांचवी परत ये बन गई, छठवीं परत ये बन गई, सातवीं परत ये बन गई, ऐसे इधर बन गई। तो ये क्या बन गया? पहाड़। मतलब लाल, पीली, कारी सब तरह की चट्टानें मतलब परत बनी हुई है इसमें। तो ये कौन सी परत हो गई? परतदार चट्टानें। अब नीचे से लावा आया होगा, अपने साथ में लोहा लाया होगा, लोहा ये आ गया, और जिंक ये गई, और धातुएं ये लग गई। तो ये परतदार चट्टानों से क्या मिलती हैं? धातुएं। और अवसादी चट्टानें क्या क्या मतलब होता है? इधर से चारों तरफ से इकट्ठा हो गया कूड़ा कचरा, इधर से इधर इकट्ठा हुआ, इधर से भाव आकर यहाँ पर इकट्ठा हुआ, कई हजारों वर्षों से इकट्ठा रहा है यहाँ पर। तो ये चट्टान बन गई। तो ये कौन सी चट्टान बन गई? पत्थर वाली। यानी कैसी चट्टान? अवसादी चट्टान। कई अवसाद इकट्ठे हुए इधर उधर से आकर क्या हुए रहे? इकट्ठे अवसाद। मतलब कुल मिला के ये है कि पेड़, रूख वगैरह सब इकट्ठे होकर मट्टी, हर तरह की मट्टी इकट्ठी होकर यहाँ जम गई, और जमकर अच्छे से उन्होंने क्या बना दिया? एक पहाड़ बना दिया। और किसका पहाड़ बना दिया? पत्थरों का। अलग अलग तरह पर, अलग अलग जगह पर बन गए पत्थर। तो वो कौन सा अवसाद हो गया? सब तरह का अवसाद इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने क्या बना दिया? अवसादी चट्टान। अब यहीं से काट काट कर मार्बल ले बेच दो, यहाँ से लाल पत्थर लो बेच दो, यहाँ से लो डोलोमाइट लो बेच दो, ये सब के सब ये है बेच दो। ठीक है। तो अवसादी से क्या बनेंगे? अधातु खनिज। धातु खनिज किससे बनेंगे? कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें। अब आ गया तीसरा था ईंधन वाला। इससे क्या होगा? ये किससे बनेंगे? तो अवसादी तथा आग्नेय। अवसादी तथा आग्नेय। अवसादी तथा आग्नेय। तो अवसाद तो इकट्ठे होंगे। इसमें कैसे अवसाद इकट्ठे होंगे? जैसे जीव जंतु, वनस्पति, जो चीज बहकर इधर उधर से आकर कहाँ पर इकट्ठी हो गई नीचे जमीन में इकट्ठी हो गई, और फिर कुछ दिनों बाद ये मान लो जमीन है, ऊपर वाला ऐसा जमीन का, नीचे यहाँ इकट्ठी हो गई, गड्ढे में दब गई। अब ये दब गई है, कुछ दिनों बाद ये सड़ गई, और सड़ने के बाद यहाँ पर क्या बन गया? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, यानी काला ऑयल। अब मान लो जैसे मैं हूँ, तुम सब हो, एक दिन क्या करोगे? धरती में जाओगे, समाओगे, मान लो जलाया ना जाए, तुम्हें दबा दिया जाए, तो तुम भी इतना तो डीजल बना ही दोगे, पेट्रोल बना ही दोगे, पेट्रोलियम काम कर ही जाओगे। इससे बोलते हैं जीवाश्म खनिज। जीवाश्म खनिज का मतलब है जो जीव वहाँ पर जाके क्या हो गया है? नष्ट हो गया है, वहाँ पर जाके सड़ गया है, और नीचे वहाँ पर इकट्ठा है, तो ऑक्सीजन पहुँचा के उसको खींच लेते हैं हम। समुद्र की जो दलदली जमीन होती है वहाँ पर क्या जीव मछलियाँ मर मरा के नीचे जो फिट हो गई हैं, सड़ गई हैं, वहीं से तो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं समुद्र से या कहीं दलदली जमीन से। तो पेट्रोलियम का जितना भी है, अब जैसे कोयला बना, कोयला क्या है? कार्बन इकट्ठी हुई है, और कार्बन इकट्ठे करने का मतलब जो जिया है वो मरेगा वही कार्बन बनेगा। अब जैसे कोई जीव है, जीव इकट्ठे होकर कहीं चट्टानें बन गई उनके, अब वो जीवाश्म चट्टानें बन गई, तो उससे कौन सी चट्टानें कहेंगे हम? या तो कहेंगे आग्नेय चट्टान, या फिर कहेंगे अवसाद। अवसाद के रूप में तो हम तुम भी तो हो सकते हैं, जीव भी तो अवसाद है, कूड़ा कचरा मरने के बाद में। तो ये इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पर कोयला, अब कोयले के नीचे पेट्रोलियम, उसके नीचे कुछ और भी निकल सकता है जो ईंधन होगा। ठीक है, कुल मिला के वो क्या होगा? ईंधन। सब इधर ऐसे ही मान लो कि जैसे चारा है, जोड़ रही मानते हो, जो चारा ज्वार, अब वो हरी भरी अच्छी थी, तुमने काटा, मवेशी को खिलाया, मवेशी ने एक दिन अपने अंदर रखा, उसे सड़ाया गलाया, अगले दिन बाहर फेंका, वहाँ से तुमने फिर उठाया और एक किसी कुएं में डाल दिया। पहले वो क्या था? जीव था, मतलब प्लांट भी इसमें आ जाते हैं कैटेगरी में, प्राणी जगत में ही मान लो, उनमें बॉटनी में आते हैं। तो वहाँ से उठाकर कहाँ रख दिया तुमने? भैंस के लिए, और भैंस ने डाइजेस्ट करके अगले दिन निकाल दिया, तुमने एक
कुएं में डाल दिया और उस कुएं का लगा दो तुम ढक्कन, वो सड़न क्या करेगी, गैस बना देगी। वो क्या बना देगी, गैस। तो वो जीवाश्म था, वो अंदर जो सड़ा है वो क्या था, अब साफ था, या फिर जीवाश्म बोल दो। अब ऐसे किसी को सड़ाओगे तो वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा। अब जिससे जो बना है वही तो ये है ऊर्जा ईंधन, ऊर्जा खनिज। कोयला मान लो, चाहे पेट्रोलियम मान लो, चाहे जितना भी ये जलने वाला जो ईंधन है वो सब किससे बना, अवसाद से और आग्नेय से। ठीक है, आग्नेय तो ऐसे याद रखोगे, आग लग जाए आग्नेय चट्टाने। ठीक है, याद करने के लिए इससे, बस वैसे ही नहीं। आगे बात करें, प्रदेश में कुछ जो खनिज पाया जाता है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने पहले ही तुम्हें इंडिकेट किया था इस वाले क्षेत्र में, तब ट्रेलर था, शुरुआत थी। अब डिटेल से पढ़ते चलो। अब जैसे प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र, मैंने कहा विद्याक्रम की सेल। विद्याक्रम सेल का मतलब है यहाँ पर विंध्याचल पर्वत था, मध्य प्रदेश में, कई बार बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश में यहाँ पर कौन सा विंध्याचल पर्वतमाला है, और यहाँ पर जो सोनभद्र वाला इलाका है लला, ये सोनभद्र वाला इलाका है, और यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं? अच्छा, ललितपुर में भी पाई जाती हैं। और जो ये वाली एरिया है ये पहाड़ी एरिया है हमारे उत्तर प्रदेश की, नीचे वाली। अब हम मैंने पहले ही कह दिया, जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ पर क्या होगा, खनिज होगा। पहाड़ों के अंदर छिपा हुआ होता है खनिज। तो मैंने कहा विद्याक्रम की सेल में क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है हमारे प्रदेश में। बाद बाकी जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये वाला सिर्फ कृषि उपयुक्त है, यहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूँ भूतत्व एवं खनिज कर्म के निदेशालय की स्थापना कहाँ हुई हमारे उत्तर प्रदेश में, तो 1955 में की गई कि कहीं भी खनिज मिले उसको निकालो, और निकाल कर क्या करो, मार्केट में प्रदेश की तरक्की में लगाओ। तो 1955 में प्रदेश ने एक भूतत्व का मतलब भूमि के अंदर कोई तत्व पाया जाता है उसे निकालो, खोजो कहाँ पर क्या मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की, जिसमें उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं उनके व्यवसाय के स्तर के खनिज भंडारों पर आधारित उद्योगों की स्थापना है। तो अन्वेषण कार्य के निष्पादन के लिए किया गया। अन्वेषण का मतलब है खोज करना। ठीक है, वहाँ की जांच करना। भूतत्व, भूमि के अंदर जो भी तत्व पाए जाते हैं उनको निकालो, उत्तर प्रदेश में जो भी मिले उनको निकालो। अब निकाले कौन, कोई टीम तो बनाओ वैज्ञानिक की। तो वैज्ञानिक की टीम 1955 में सरकार ने क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च कर दी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति बनाई गई 29 दिसंबर 1998 में। ये कहा गया उस क्षेत्र का खनिज, जिस क्षेत्र में खनिज निकलता है, किसी जमीन जायदाद भी जाती हो गई तो वहाँ पर क्या नियम, मतलब ऐसे जब मान लो कि जैसे आपकी खेती है, आपकी खेती में कुछ खनिज निकला तो सरकार तुरंत ही उसे टेक ओवर कर लेगी, लेकिन उसके मुआवजे में आपको क्या मिलेगा। तो उस चीज़ को लेकर ऐसे किसी, ये तो जिले के हिसाब से लिया जाता है ना, जैसे सोनभद्र पूरा जिला कब्जा लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या ऐसे थोड़ी नहीं ले लेगी वहाँ से जाके कि सबका वो कर ले। देखिए वहाँ के नागरिकों के लिए भी तो सुविधा देगी, तो उन सुविधाओं के लिए एक क्या बनाया गया 1998 में, एक पहली खनिज नीति बनाई गई। खनिज निकालना कैसे है, कहाँ पर से निकालना है, जिसके तहत प्रदेश के 12 जिले को खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया। तो 12 जिले यहाँ पर दक्षिण जो विंध्याचल के जो थे, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ 12 जिलों को उन्होंने चिन्हित किया। उन्होंने कहा इन 12 जिलों से खनिज अच्छी मात्रा में निकल रहा है, अब यहाँ से हम खनिज निकालकर ऊपर प्रदेश की हम पूर्ति कर सकते हैं। ये गठन कब हुआ, 1998 में एक टीम बनाई गई। उसने क्या, प्रयागराज से लेकर झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, यहाँ से तुम देख लो, यहाँ से प्रयागराज से लेकर सोनभद्र, यहाँ पर झांसी, ये ललितपुर, और ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर जैसे जिलों को उन्होंने चिन्हित किया। ये कुल मिला के 12 जिले थे। उन्होंने ये डिसाइड किया 1998 में। एक देखो, एक बोर्ड तो 1955 में बन गया था कि तुम सिर्फ जांच करो। जब जांची हो गई तो 1998 में एक नीति बनाई, उन्होंने एक नीति बनाई गई खनिज से संबंधित, पहली नीति 98 में। उन्होंने 12 जिलों को चिन्हित कर दिया, इन 12 जिलों से हम खनिज निकाल सकते हैं, बाद बाकी उत्तर प्रदेश के ऊपर वाले जिलों में खनिज नहीं है। ठीक है, तो 12 जिले ये थे, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली और बांदा। ठीक है, खनिज विकास अधिनियम आया था जो भारत सरकार के द्वारा, वो 1974 में आया। इसका उद्देश्य था कि प्रदेशों में खनिज आधारित उद्योगों का विकास करने के लिए करना, मतलब जहाँ पर जो खनिज निकले वहाँ पर वो वाली फैक्ट्री वहाँ पर लगा दी जाए। अब जैसे मान लो ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर पहले कोई पत्थर है ही नहीं, कोई राख है नहीं। देखो सीमेंट में क्या होता है, कोई ना कोई पत्थर पीसा जाता है, मिट्टी भूनी जाती है, पत्थर पीसा जाता है, उसमें राख वाख मिलाई जाती है, प्लांटों की, कोयले की राख वगैरह ये।
तो यहाँ पर सारी व्यवस्था ही नहीं, तो सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ नहीं आ सकती। अब सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ लगेगी? जहाँ उससे पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उसे क्या मिलेगा? माल मिलेगा। तो माल का मिल रहा है इन्हें सोनभद्र में, तो यहाँ पर डल्ला, चुर्क वगैरह ये वाली फैक्ट्री यहाँ पर लगा दी। यहाँ पर माल मिल रहा है, यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगा दी। यहाँ माल मिल रहा है तो यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगा दी। मतलब जहाँ पर जैसी ज़रूरत है वहाँ पर वैसी फैक्ट्री लगा दी गई। फिर पाए जाने प्रमुख खनिजों में बात करें तो चूना पत्थर हमारे प्रदेश में पाया जाता है, जिसे हम कहेंगे कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में ये पाया जाता है। इसका क्षेत्र क्या है? तो मिर्जापुर जिला, गुरमा, जिले के गुरमा, कनाच और रोहतास क्षेत्रों के सोनभद्र में कजराहट, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। तो सोनभद्र में और कौन से जिले में? मिर्जापुर में। सीधा सा पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर किन जिलों में पाया जाता है, उनमें से एक जिला दे दिया जाएगा, या सोनभद्र दिया जाएगा या फिर तुमको मिर्जापुर दिया जाएगा, बस। ठीक है, तो आपको टिक सीधे से मार देना, चूना पत्थर मिर्जापुर, चूना पत्थर सोनभद्र, दोनों में से एक कोई ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उपयोग करें चूना पत्थर का कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है सीमेंट बनाने में, लोहा इस्पात में, चीनी मिलों में, उर्वरक बनाने में और या रसायन बनाने में, कोई भी केमिकल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर का। चूना पत्थर से चूना निकाला जाता है। अब चीनी उद्योगों में चीनी की सफाई करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है, चीनी को साफ करने के लिए, उसका कलर देने के लिए। मिर्जापुर में एक चुनार तथा सोनभद्र में जिलों में चुर्क तथा डल्ला, और जो चुनार में जो मिर्जापुर में है वो चुनार फैक्ट्री चुर्क में, और जो सोनभद्र में वो डल्ला जगह पर सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं जहां चूना पत्थर की आपूर्ति इन्हीं स्थानों से की जाती है। मतलब ये है चुर्क से लिया जाता है तुम्हारा कोयला और डल्ला से कोयला, मतलब फैक्ट्रियां हुए वो चूना के लिए। ठीक है, चूना पत्थर की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? चुर्क और डल्ला। यहाँ पर खान है चूना की, मिर्जापुर में चुर्क और उसे सोनभद्र में तुम्हारी डल्ला। चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान रखते हैं ये तीन राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हमारा दूसरे स्थान पर है, लेकिन ये नहीं कह सकते इनमें बराबर पाया जाता है, तीनों में बराबर। हमारा दूसरे स्थान पर आता है, तीन हमसे ऊपर है चूना पत्थर के भंडारण में या उत्पादन में। ठीक है, दोनों में ही। उसके बाद मैं बात करूँ कांच बालू की। ये कांच बनता है किससे? ज़रा समझ में नहीं आया, इतना पारदर्शी कैसे होता है? हमने तो बचपन में सोचा था कि पानी को जमा के बनाया जाता है, बर्फ देखते थे ना, इसीलिए। प्रमुख क्षेत्र इसके प्रदेश में गंगा, यमुना नदी, कांच बनाने के योग्य कांच बालू प्राप्त किया जाता है। कांच बालू होती कैसी है वो आप नज़र बालू, इसमें ये कांच बालू है जो आपको ये दिख रही है, ये कांच बालू है। अब ऐसी बालू को पिघलाकर मत कांच बनाने लग जाना, ये कांच बालू ऐसी होती है, इस टाइप की, मतलब ऐसा लगता है यूरिया खाद है। तो इस बालू से कांच बालू, मतलब इसको क्या कहा जाता है? ये कांच बालू है, सिलिका लैंड बोलते हैं इसे। इसको गलाया जाता है अच्छे टेम्परेचर पे, गला करके फिर इससे क्या बना दिया जाता है? कांच बना दिया जाता है। हाँ, प्रमुख क्षेत्र है गंगा तथा यमुना नदी में, गंगा तथा यमुना नदी में से कांच बनाने वाली बालू को लिया जाता है। जैसे कि प्रयागराज से ले लिया जाएगा, यहाँ प्रयागराज से ले लिया जाएगा। उसके बाद सकरगढ़ चंदौली के चकिया क्षेत्र से, जो कि झांसी वाला जो एरिया है। उसके बाद जो मुंडारी क्षेत्र है, कांच बालू के उत्पादन से हम दृष्टि की बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा दूसरे पर है, और जबकि आंध्र प्रदेश यहाँ पर पहला स्थान रखता है। प्रदेश में कांच बालू का अनुमानित भंडार की बात करें तो 10 करोड़ टन से अधिक माना जाता है, लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा माना जाता है। कांच बालू समझ में आ गया? झांसी, प्रयागराज, चंदौली और सोनभद्र, इन जिलों में क्या होता है? कांच बालू देखने को मिलती है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी हैं कांच को बनाने वाली। ठीक है, और जो कांच से प्रमुख जो तुम्हें पूछा जाता है, कांच नगरी या पर कांच से बनने वाले उत्पाद सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो जिला फिरोजाबाद में ही। कांच के सामान जो भी बनते हैं सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद बनते हैं। हालांकि कांच बनता बाहर है बेशक, लेकिन फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। मतलब फैक्ट्रियाँ कांच की सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे गिलास, चूड़ियाँ वगैरह जो बनती हैं वो फिरोजाबाद में। कोयला की बात करें, कोयला कहाँ है? तो कोयला प्रमुख क्षेत्र इसके, मैंने वही कहा ना, दक्षिण में जाओ, सोनभद्र जिला,
जो गोंडवाना पत्थरों से पाया जाता है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र सबसे बड़ा है, यहाँ पर एक ताप गृह भी लगा है, मतलब ताप विद्युत गृह भी लगा है। तो ओबरा जिसे बोलते हैं, ओबरा, ओबरा पूछ भी लिया जाए तो सीधे से जाना सोनभद्र। और सोनभद्र का जो ओबरा ताप गृह जो चंदौली जिला में, वो चंदौली और सिंगरौली संयंत्र में किया गया है, मतलब सोनभद्र जिले में है। उसके बाद चंदौली जिले में भी है। उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार की दृष्टि से देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। अब नोट पॉइंट की बात करूं तो नोट पॉइंट आपके पास PDF पहुंच जाएगी, हाँ ऑनलाइन वालों के पास टेलीग्राम पर पहुंच जाएगी, ठीक है। आराम से बैठकर जमकर आप इसे लिख सकते हैं, जमकर अच्छे से। लेकिन PDF को पढ़ना, दोबारा नोट्स बनाने का तरीका अपना अलग लेना चाहिए आपका। अब जैसे मैंने ये पूरा स्लाइड लिखा है, इसमें पूरा नहीं लिखना आपको सिर्फ लेक्चर सुनना है मेरा, इन बातों को ध्यान में रखना है। अभी साथ साथ में क्या है कि क्लिप बनाते जाओ। इसमें सिर्फ लिखोगे आप कोयला, यहाँ क्या लिखोगे, कोयला। कोयला से नीचे ऐसी लाइन मारोगे 2, यहाँ पे लिखोगे सोनभद्र, सोनभद्र। यहाँ लिखोगे तुम अपना चंदौली, चंदौली लिख लिया। सोनभद्र में लिखोगे सिंगरौली। और सबसे ज़्यादा रिजर्व दृष्टि से सबसे बड़ा 8वां राज्य यहाँ कर दोगे, 8वां राज्य कोष्टक में UP। मतलब तुम्हारा नोट तुम ही पढ़ो। अब ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मेरी दिमाग में मुझे मालूम है कोयला की दृष्टि से 8वां स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। सोनभद्र और चंदौली जो जिले हैं वो प्रमुख स्थान रखते हैं, यहाँ पर कोयला ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और मैं इसमें आधे घंटे बोल सकता हूँ जितना सुना है मैंने। ऐसे तुम्हें नोट्स बनाने हैं, क्या फ़ायदा, तुम्हें ये टिप कर पूरा का पूरा लिख दो और मालूम पड़ेगा 1 साल बाद उससे चूरन खा लिया गया, हाँ बेच दिया कबाड़ी वाली को, भंगार वाले को बेच दिया तुमने अपना नोट्स। नोट्स से वैसे ही बनाओ जितनी देर तुम्हें मतलब समझ में आता है, की पॉइंट अपने नज़र रखो, बस कुछ अलग से कुछ करना ही नहीं है। कोयले की दृष्टि से अगर विश्व की और भारत की बात कर लें तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीन, फिर अमेरिका, तीसरे पर हमारा भारत आता है। विश्व में 30 नंबर पर कौन है, भारत है। देश में कोयले का प्रमुख उत्पाद सबसे नंबर 1 पर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है। और जो भारत में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, ये इंपोर्टेंट रखना, कभी कभी पूछ लेता है कोयला कौन सी क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, तो वो गोंडवाना, अंगोरा गोंडवाना लैंड सुना है कभी। देखो पहले भारत अफ्रीका से टूट कर गया था, तो ऊपर जो हिस्सा था वो अंगोरा लैंड था, अंगोरा। जो नीचे से जो भारत गया था ऐसे करके, ये वाला जो हिस्सा वो किससे टकराया था, अंगोरा से। ये वाला जो हिस्सा था वो था गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना किससे टकराया, अंगोरा से। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो अंगोरा हो गया, जो नीचे वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश का वो कैसा हो जाएगा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये 2 हिस्से थे। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे मैं बात करता हूँ बॉक्साइट की। यह बॉक्साइट लोहा ही मान लो इसे, गरीबों का मतलब सस्ता लोहा, गरीब लोहा। ये बॉक्साइट है, बड़ा मजबूत होता है ये बॉक्साइट, देख रहे हो इसके नकड़े। बॉक्साइट चट्टानों से पाया जाता है, बॉक्साइट की चट्टानें पाई जाती हैं। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं बांदा, चंदौली, वाराणसी और चित्रकूट। अब तुम्हें नोट्स कैसे बनाना है, लिखना है बॉक्साइट, थोड़ी से बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट लिख लिया, यहाँ से फिर ऐसे ही ये है तरीका। बॉक्साइट में यहाँ पर जिले लिख दो, यहाँ पर बांदा, यहाँ पर चंदौली और यहाँ पर फिर वाराणसी और फिर यहाँ चित्रकूट, ये लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर लिखना है तुम्हें फिर से इस तरह और से एल्यूमिनियम निकालने का रेणकूट सोनभद्र है। अब यहाँ पर लिखना AL, एल्यूमिनियम निकालने के लिए कौन सा है, सोनभद्र का रेणकूट। अब यहीं के यहीं जो जगह मिले वहाँ पर अपना डायरेक्शन मार के वहाँ पर चिन्ह सेट करने हैं तुम्हें। कुल मिला के थ्योरी तब लिखते हैं जब इंटर हाई स्कूल की परीक्षा होती है, तुम्हें लिखना होता है। अगर मुझे तो मेंस लिखना है तो मैं तो अपना क्या करता हूँ, लिख कर अपना सेट करता हूँ। वो लिखा हुआ है, मैं अपना टाइप कर जाता हूँ, काम चल रहा है अपना, ठीक है। उस हिसाब से मैं तो अपने हिसाब से शॉर्ट बना के लाऊंगा, जितना हो सकेगा उतना लेक्चर देता हूँ मैं, ठीक है। लेक्चर उसी विषय पे दूंगा, क्योंकि लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई वहाँ से किरदार छूट न जाए। मतलब ये क्या है कि जैसे मुझे अब मैं यहाँ पर लिख कर पढ़ाऊँगा, पढ़ा भी सकता हूँ, उसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्या है कि पूरा का पूरा कंटेंट कम समय में नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए कम समय में नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जी के 3 महीने से 4 महीने ले जाएगी अगर मैं लिखा के कराऊंगा। मैं यहाँ बॉक्साइट लिखूंगा, बॉक्साइट के बारे में मुझे जैसे याद आ गया तो ये चीज़ लिख दी, ये लिख दिया।
उसके बाद मुझे याद होगा ये लिख दिया, उससे और मुझे समझ में आएगा वो भी लिख दिया, और आगे समझ में वो भी लिख दिया, फिर तुम्हें लिखाऊंगा, है कि नहीं, फिर तुम्हें लिखाऊंगा वही चीज़। या तो ऐसे लिखा लिखा कर करा लो, या फिर जल्दी कराना है तो फिर लेक्चर मेरे मुंह से ले लो, उसके बाद मैं बताता जा रहा हूँ पीछे। दोनों तरीके हैं आपके पास में, मुझे ज़्यादा बेटर ये लगता है। अगर जो आपको मैथ्स में से लिखना है भाई तो आप लिख कर कन्फर्म कर सकते हैं, और जो आपको वन डे एग्जाम देने हैं तो आप सीधा देख कर और समझ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करूँ मैं, बॉक्साइड का काम क्या होता है। तो बॉक्साइड का काम होता है कि बायोन बनाने में, बायोन बनाने का मतलब क्या है कि उसकी जो टीन होती है, चद्दर होती है, वो बॉक्साइड क्या है एक्चुअल में हल्का होता है और मजबूत होता है। उसके बाद बिजली के तारे व उपकरण बनाने में, जैसे आप बोलते हैं ना तार, जैसे एल्यूमिनियम के जो आते हैं उसमें बॉक्साइड मिलाया जाता है ताकि वो हल्के रहें। बायोन की चद्दर इसलिए बनाई जाती है तो मजबूत रहे और कैसे रहे, हल्की रहे। मालूम पड़े तुम बिजली के तार लगा दो ऐसे लोहे के, तो वे कैसे हो जाएंगे, मतलब ये कि ये लट्ठा है, ये लट्ठा है, और एक ये लट्ठा है। अब तुम बॉक्साइड के तार लगाओगे तो ये थोड़ी सी लेके ऐसे चल जाएंगे, वहीं पर दूसरा तार लगा दो, तुमने लोहे का लगा दे तो ऐसे जाएगा, बहुत झुक जाएगा। फिर इसकी ऊंचाई बहुत बढ़ानी पड़ेगी इन लट्टों की, मतलब क्या है कि वजन ज़्यादा होता है लोहे में, और बॉक्साइड कैसा होता है, हल्का। उसके बाद बर्तन, जैसे कढ़ाई आती है ना, जहाज की टीन की कढ़ाई बोल देते हैं, तो जहाज की टीन की थोड़ी नहीं होती है, वो बॉक्साइड की होती है, ठीक है। वो किसकी होती है, बॉक्साइड की। तो बॉक्साइड क्या है कि एक मजबूत टिकाऊ चीज़ है और कैसी रहती है, हल्की रहती है। ऑक्सीकृत ये भी होती है लोहे की तरह, तो चट्टानों से ये भी निकाली जाती है, जैसे और भी चट्टानें हैं, जैसे लोहा निकाला जाता है वैसे ही बॉक्साइड निकाली जाती है। लोहे की बताते हैं ना, दीदी मान लो इसे बॉक्साइड को। उसके बाद आती है डोलामाइट। डोलामाइट से आप क्या समझते हैं, एक इमेज बना दूँ तुम्हारी, जैसे आपने कहीं लेंटर पढ़ा है ना आपके घर पे, कभी जब गिट्टी आती है, तो गिट्टी तो बहुत खेली हो ना, शाम को उस गिट्टी को गिट्टी मार दो वो चिंगारी देती है, वही है डोलामाइट। ये देख पा रहे हो आप डोलामाइट को, सफ़ेद गिट्टी, सफ़ेद वाली जो गिट्टी आती है वो होती है डोलामाइट। चूना पत्थर से 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है इसमें, चूना पत्थर भी और मैग्नीशियम होता है, और ये डोलामाइट कहलाता है। प्रमुख क्षेत्र इसका है सोनभद्र के कजरार क्षेत्र, सोनभद्र का कजरार क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है डोलामाइट। इसका उपयोग इस्पात उद्योग, वन स्थान और रेफ्रिजरेटरिंग, तापसाह और पोर्टलैंड सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे पीसकर और गंधक आदि बनाने में किया जाता है। अब तुम कहोगे लेंटर में हमारे डोलामाइट लगा हुआ है, तो ये डोलामाइट में बता रहा हूँ, जैसे आपके लेंटर में जो गिट्टी होती है बस इसे तोड़ोगे तो सफ़ेद गिट्टी बस उसी की तरह बन जाएगा। ये तो लेंटर बना हुआ है उस तरह से ही होता है डोलामाइट। ये घटिया है, ये बढ़िया डोलामाइट होता है ओरिजिनल, इसमें चूना की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसका उपयोग कई चीज़ों में किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट पीसकर इसका सीमेंट बना दिया जाता है, जैसे ये सफ़ेद वाला सीमेंट आता है ना जो आपका सफ़ेद सीमेंट जिसे बोलते हैं, इसमें चूना, हाँ इसमें चूना की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो चिपक जाता है दीवारों पे, ठीक है। सफ़ेद सीमेंट बोल सकते हैं, इससे चूना की मात्रा होती है, उसे इसे पीस कर सफ़ेद सीमेंट बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब ये ऊपर जो लेंटर पे जो बनाई जाती है ना फूल कढ़ाई वगैरह। चलो आगे बात करूं तो याद रखने वाली बात यह है, विश्व में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पर रहेगा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर चीन और तीसरे पर ब्राज़ील। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो नंबर 1 पर ओडिशा, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर महाराष्ट्र। भारत में डोलोमाइट की बात करें प्रमुख क्षेत्र उत्पादक राज्य, ये तो छत्तीसगढ़ नंबर 1, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा कर्नाटक। क्लियर हुआ। अब ये क्षेत्र थे डोलामाइट वाले, बांदा, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और चित्रकूट में डोलामाइट आपको अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात है रॉक फॉस्फेट की। रॉक मान क्या होता है, चट्टान, पत्थर। यार मेरी समझ में नहीं आता, आप लोगों को मैं कैसे लगता हूँ, काला है गोरा, और ये कैमरा मुझे काला कर देता है हर बार। जब मैं इसे देखता हूँ दूसरे दिन तो मुझे लगता हूँ काला सा, इतना तो काला था वो नहीं। कोई खैर छोड़ो, काले तो क्या हुआ, चलो छोड़ो। प्रदेश में रॉक फॉस्फेट बृहद पैमाने यानी बड़े पैमाने पर कोल फॉर्मेशन से प्राप्त होता है। कोल फॉर्मेशन जानते हो, कोयले जैसा दिखने में लगता है, कोयले जैसा दिखने में मिलता है। नींद आ रही है ना जगह,
भागवत में और यहाँ पर नींद आती है जीएस की क्लास में। क्या होता है, दिमाग तुम्हारा का इमेज बनाता है, कभी इधर, कभी कोयले, कभी सोनभद्र, कभी ललितपुर भगता है, कभी चित्रकूट, कभी बांधा, कभी झांसी, कभी ललितपुर भग जाता है, तो वो थक जाता है, फिर कहता है अब सो ही लूँ। ऐसा ही होता है ना जीएस पढ़ते समय। जब जीएस पढ़ते हो तब कब जैसे इतिहास पढ़ाया जा रहा होता है तो कह रहे होते हैं ना, इधर से जैसे बाबर की सेना आ रही है और उस पानीपत के उस नाले पर खड़ी है, तो आपने इमेज कर लिया, इधर से घोड़े दौड़ रहे हैं, तो आपने इतना दिमाग चलाया, इतना दिमाग चलाया, आपने दिमाग में झगड़ा कर लिया, फिर आपको सोना ही आता है। इसीलिए फ्रेश माइंड से बैठा करो कभी, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र क्या है, दुर्माला, मालदेवता एवं चमसारी रॉक फॉस्फेट के विशाल भंडार हैं। प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के सुरक्षित भंडार पेशनारी एवं टोरी जो कि ललितपुर जिला में पड़ते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट के नए भंडार बांदा जनपद में प्राप्त हुए हैं। नए पूछे जाए तो बांदा जिला, देखो तुम्हें खनिजों में कुछ नहीं पढ़ना, वही वाले जिले पढ़ने हैं, दक्षिण वाले 12 जिले, उनमें से ही आंसर देना है। वो आंसर कभी कभी थोड़ा सरल बना देता है वो, अभी लगवाएंगे तुम्हारे आंसर कि 3 जिले तो दे देगा तुम्हारे उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश के, मतलब उत्तर वाले जो क्षेत्र उसका एक दे देगा, उसको तो अपने आप ही सही कर देगा कोई। जैसे दे देगा कि बिजनौर, सहारनपुर, फिर गोरखपुर, और फिर दे देगा तुम्हें सोनभद्र। तुम्हें मालूम है खनिज कहाँ रखा है गोरखपुर में, सीधा सोनभद्र पे जाओ, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए हिंट दे देता है एग्जामिनर, तो उसका भी फायदा उठाना चाहिए आपको कहीं ना कहीं, है ना। सिलकड़ी जानते हैं आप, सिलकड़ी जानते हैं, कितने लोग जानते हैं यहाँ पर सिलकड़ी तुम में से? सिलकड़ी नहीं जानते? पाउडर लगाया नवरत्न, पाउडर लगाया नवरत्न, जो नवरत्न पाउडर होता है वो लगाया है? अब वो तो सिलकड़ी तो लगा रहे हो। सिलकड़ी एक पत्थर होता है जिसे पीस कर भाई चिकना सा होता है, ये पत्थर सफ़ेद होता है, बहुत ज़्यादा चिकना होता है। अब इसको क्या है, सौंदर्य के वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे साबुन बनाना है तो साबुन सेंटीमेंट मार के कुछ सिलेरी विलेरी डाल के साबुन बना दिया, कहता है लक्स साबुन। मनीषा कोरायल, वो कौन कौन सी एक्टर आती हैं, लक्स नंबर 1, बिखरती त्वचा, कोमल त्वचा, उन्हें कुत्ते भी नहाते उससे, सही बात तो ये है, समझ गए। और तुम भी फिर कोमल त्वचा आता है ना, फेयर हैंडसम, बना पहचान, कुछ नहीं होता है, सिलघड़ी पड़ी होती है उसमें सिलेरी में, झाग देता है, सिलघड़ी से धो लो, काम खत्म। जो नेचुरल है वो नेचुरल है। क्या हुआ, काले हैं तो क्या हुआ? अरे भाई मेरे सावन फांस से दूर रहो प्रभु, सब सिलघड़ी पिसपिसा के आ रही है। पहले के ज़माने में का सावन थे, ये विदेशी कंपनियां आई हैं, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, तुम्हें सिलघड़ी पीस पीस कर सेंट वेंट डाल के तुम्हें दे दिया जा रहा है। कहाँ है यार, उससे बढ़िया, हाँ हाँ उससे बढ़िया है मुल्तानी मिट्टी यूज कर लो तो ज़्यादा बेटर है। पहले लोग कितने सुंदर थे नहीं क्या, पहले लोग भी, अरे इतिहास में पढ़ा ना, रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि वो, तब क्या सावन थे, तब तो यही तो था, चंदन है, उसके बाद में क्या कहते हैं वो दाल का वो लगाते हैं, बेसन का वो ऊटन, मसूर की दाल का ऊटन, ये चीज़ें थी, वो ऊटन से इतने सुंदर थे। अब लक्ष्य लगा के सुंदर नहीं हो पा रहे। और सही बताऊँ ना, एक महान कलाकार हैं हेमा मालिनी, तो उनको किसी मीडिया वाले ने पूछा, मैम आपने ये जो सावन का प्रचार किया है, लक्ष्य सावन का, उस जमाने में, तो आप क्या इससे नहाती हैं? उसने नहीं, तो आप ऐसी इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी त्वचा अच्छी है, तो आप क्या लगाती हैं? कि तो बेसन से उपटन कराती हैं। अब बताओ, जो प्रचार करा रहे हैं वो क्या, और जो शराब, जो बिमल बेच रहा है वो गुटखा खाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रचार बिना व्यापार कहाँ, वही हिसाब है। तो सिलघड़ी आप समझ गए होंगे, इसका उपयोग किया जाता है आपके सौंदर्य उसमें, जैसे उपयोग पार्सलैन इमारतों के सजावटी कार्य, सिरामिक, पेंट, साबुन प्रसाधन के सजाए, यहाँ पे सौंदर्य के जो क्रीम पाउडर आते हैं उनमें मिला दिया, जो सफ़ेद आपको देखने को मिलेगा। फेस पाउडर जो दिखता है ना आपको ऐसे, जो जब वो उतरता है उसके बाल में बढ़ता है, पीछे क्या निकलता है, वो सब बनते हैं सिलघड़ी से, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में एंडलूसाइट एवं डायस्पोर खनिज संसाधन के भंडारण में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश 78% एंडलूसाइट और 70% डायस्पोर, 10% पायरोफाइलाइट के भंडार में विद्यमान भी है। और ये तीनों की तीनों किस्में किसकी हैं? सिलघड़ी की। तीनों की तीनों किस्में किसकी हैं? चाहे एंडलूसाइट बोल दो, चाहे डायस्पोर बोल दो,
चाहे उसे पायरोफाइलाइट बोल दो, ये तीनों क्वालिटियाँ किसकी हैं? सिल्लखड़ी की, सिलखड़ी, ठीक है। तो हमीरपुर तथा झांसी जनपदों में ये अच्छे से पाया जाता है, ठीक है। और इसे स्टेलाइट को ही सिलखड़ी या घीघा पत्थर भी बोलते हैं। तो घीघा पत्थर का नाम भी पूछ ले जाना दोबारा, तो उसे क्या कहते हैं हम? सिलखड़ी। अब लगाओ सावन, पढ़ाओगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को, जितने भी सामान बनाते हैं यूनिलीवर ऑफ इंडिया, मतलब है तो लंदन, वो ब्रिटेन की कंपनी, भारत के नाम से है, ठीक है। अब बात करें संगमरमर। संगमरमर आपकी चट्टानें होती हैं ना, संगमरमर की अच्छी सी चट्टानें होती हैं, उनको मशीनों से और तारों से काटा जाता है। तार से पानी डाल के काटा जाता है, तार बहुत तेज़ी से घूमता रहता है पानी के हिसाब से, उनको काटा जाता है। इनको किसी डायनामाइट से या किसी से नहीं फोड़ा जाता, क्योंकि ये चटक जाएगा पत्थर, ठीक है। इनकी परतें काटी जाती हैं मशीनों के द्वारा। यह एक प्रकार का चिकना पत्थर होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, 2 जिले याद रखना, कन्फर्म है। उपयोग है फर्श, इमारती सामान बनाने में, मूर्ति बनाने में। आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल इसी संगमरमर पत्थर से बनाया गया है, लेकिन ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से नहीं आया था, ये बहुत दूर दूर से राजस्थान की तरफ से पत्थर आया था वहाँ का। लेकिन ये है कि संगमरमर से बना है आगरा का किला, ठीक है, आगरा का ताजमहल। सॉरी, बात करूँ सोने की, सोना कौन नहीं जानता भाई? जीव ललचा रही होगी ना सोने को देखते ही, आंखें पीली पीली हो गई होगी। इसका प्रमुख क्षेत्र है सोन, शारदा और रामगंगा नदियों के रेत, सिल्क। रेत को छानकर यहाँ से कुछ कण निकाले जाते हैं सोने के, उनको कलेक्ट करके फिर एक सोना पिघलाकर बना दिया जाता है। तो ये नदियों में ज़्यादातर मिलता है सोना। नवीन खोजों के अनुसार प्रदेश में ललितपुर जो जिला है, उसके भीकमपुर जो क्षेत्र है, वहाँ की तहसील है भीकमपुर, वहाँ सोनभद्र जिले के हरदी क्षेत्र में, और ललितपुर के भीकमपुर क्षेत्र में। ललितपुर का कौन सा? भीकमपुर, और तुम्हारा सोनभद्र का कौन सा? हरदी क्षेत्र। इन दोनों स्वर्ण खनिज होने की संभावना व्यक्त की गई है, हाल में निकाला नहीं जा रहा है। मतलब जैसे KGF सुना है ना, कोलार गोल्ड माइंस, KGM कर्नाटका, जिसमें फिल्म भी बन गई थी ना KGF, वहाँ तो निकल रहा है सोना, पहले अब बंद कर दी गई, अब फिर से निकलना शुरू हो गया है उसे। अब ऐसे ही हमने भी अपनी हरदी में और भीकमपुर में खदानें ढूंढ ली हैं, लेकिन अभी सोना निकला नहीं है, संभावना है शायद निकला है। विश्व में सोना का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है वो चीन, और चीन के लोग कभी सोना पहनते ही नहीं, बनाते जाते हैं। चिप किसको देते हैं? भारत को। भारत के पागल दिवालिया लोग क्या करते हैं? शौक में पागल दिवालिया कह दो। वैसे सोना क्या है? एक आभूषण बना सकते हैं, उसका कई रूपों में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भारत का अलग ही लेवल है। भारत का जो लेवल है ना, वो अलग लेवल का है। उनको जब तक महिला को, यहाँ की महिला को या किसी पुरुष को 4-5 लाख रुपए का सोना का जो उसके शरीर पर नहीं है, तब तक वो अपने आप को आदमी बनता ही नहीं। हमारे यहाँ शौक के लिए सोना पहनते हैं, जबकि चीन में संपत्ति के लिए सोना रखते हैं, ठीक है। तो हम या तो बहुत अच्छे हैं, या बहुत बड़े कहते हैं ना धनवान हैं भारत वाले, या फिर बहुत बड़े शौकीन हैं, या फिर बहुत बड़े पागल हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस इनके नंबर 1 पर रहेंगे सोने के उत्पादन में। भारत में सोना का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक, एकमात्र है, उसके बाद में झारखंड, ठीक है। लेकिन ये इंपोर्ट बहुत करता, वो खरीदता बहुत है, इंपोर्ट बहुत करता है भारत, ठीक है। सोना, हीरा, ये जो भी धातुएं हैं या जो संपत्ति है, ये सब के सब क्या करे जाते हैं? एक पूंजी की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं देश के लिए। हीरा की बात करूं तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। सबसे तो कहना सबसे अच्छी कार्बन कहाँ पाई जाएगी? तो हीरा में पाई जाएगी, ठीक है, हीरा में पाई जाएगी। हीरा को प्राकृतिक का सबसे बड़ा कठोर तत्व माना जाता है। हीरा को ऐसे माना जाता है जैसे कि एक लोहार की निहाई होती है, निहाई नीचे वाला है निहाई, और ये घन होता है लोहे का। या तो कहते हैं ना, हीरा को इस निहाई पर घन से ठोका जाए, या तो हीरा कूद कर भाग जाएगा, और नहीं तो या तो निहाई में घुस जाएगा या फिर घन में घुस जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। असली इतना कठोर, इतना मजबूत होता है, इसमें दरार पहले तो पड़ती नहीं है, और पर भी जाए तो कोई जोड़ नहीं सकता, इससे पिघलाया गलाया जा नहीं सकता। और इसमें किसी बॉम्ब में डाल दो, बॉम्ब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, बॉम्ब डाल दो तो यहाँ जहाँ तक ये जाएगा, किसी को तोड़ते हुए निकल जाएगा, लेकिन खुद तो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो हीरा इतना मजबूत होता है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ये भी जान लो, और हीरा को प्राकृतिक का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। हीरे इसके में किम्बरलाइट की चट्टानों में पाया जाता है।
प्रमुख क्षेत्र इसका प्रदेश में हीरा बांधा जो बांधा और मिर्जापुर जो जिला है, मुझे ऐसा लगता है मिर्जापुर, बांधा, चित्रकूट और ये क्या कहते हैं ललितपुर, सोनभद्र, ये जिले पैसे वाले हो गए, तो यहाँ पर बिकने वाली चीज़ें बहुत हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पर बिकने वाली चीज़ें वो गवर्नमेंट के हाथ में, बड़े उद्योगपतियों के हाथ में, वहाँ के लोगों के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये मिर्जापुर और कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा? बांधा, मिर्जापुर और बांधा में सबसे ज़्यादा मिलता है। इमरती पत्थर की बात करूँ मैं, तो यह एक प्रकार का चूने का पत्थर है, इसका क्षेत्र मिर्जापुर से यहाँ पाया जाता है। उपयोग इसका इमारतों या भवनों के निर्माण में किया जाता है, इमारतें और भवनों में बनाया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि विश्व में तांबा सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन करने वाला देश चिली है, फिर उसके बाद चीन है, फिर उसके बाद पेरू है। भारत में तांबा की बात की जाए सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है और फिर झारखंड है। बात किसकी कही है मैंने? तांबा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ है? मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। अगर जो मैं देशों में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन? चीन, चिली, चीन और फिर पेरू। तांबे की बात करूँ तो यह आग्नेय चट्टानों से निकलता है, यहाँ से लोहा निकलेगा, वहाँ से तांबा निकलेगा। आग्नेय व पर्वतीय चट्टानों से निकलता है, चट्टानों में नसों के रूप में भरा होता है, मतलब वहाँ की जैसे है ना, जैसे पता है लोहा है, लोहा के बगल इधर उधर कहीं पिघल रहा होता है और ये किसी धातु से निकाला जाता है। ये अपने आप में धातु है, जैसे लोहे से कई चीज़ छांट देते हैं ना, बॉक्साइट वगैरह, तो ये अपने आप में अकेला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि तांबा सबसे पहली धातु है, तांबा की खोज सबसे पहली धातु मानी जाती है। मुख्य क्षेत्र है इसके ललितपुर, झांसी, बांदा और हमीरपुर। ठीक, आगे बात करेंगे यूरेनियम की। तो यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है कि ये रेडियो एक्टिव ज़्यादा है, इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव की मात्रा ज़्यादा है। यूरेनियम को ऐसे मान लो कि आज हम जलाना शुरू करें इसे, तो सालों के हिसाब से ये जलता है, मतलब एक सरसों का दाना बराबर 1 टन के बराबर होता है। 1 टन कोयला जलाओ एक साइड एक सरसों का दाना जलाओ, हाँ 1 टन में 10 कुंटल होता है। हाँ, एक सरसों जितना दाना 10 कुंटल के बराबर आग देता है। हाँ, तभी क्या है, ये यूरेनियम ही है। जो बड़ी परमाणु बम बनाई जाती है उसमें ये मिलाया जाता है, प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों के दोनों मिला दिए जाते हैं। ये पिग्नेमाइट और मोनोजाइट रेत व चर्लाइट से प्राप्त किया जाता है। ये पिंच ब्लेड और समरस्क्राइट और थोरेनाइट यदि आदि में पाया जाता है। यूरेनियम के प्रमुख एस्के हैं। प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है। सीमित का मतलब है ज़्यादा नहीं, कम। उपयोग इसका परमाणु संयंत्रों में, परमाणु संयंत्र मतलब जो बिजली वाले जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, पाइपों में भर दिया जाता है और ये भरने के बाद में ऐसे पाइप लगा दिए जाते हैं, इनमें अंदर भर दिया जाता है। अब ये इसमें अंदर जल रहा होता है, इसके पास इधर पानी गर्म किया जाता है, पानी से स्टीम बनाई जाती है और स्टीम से फिर टरबाइन घुमाई जाती है और टरबाइन घुमाने से फिर बिजली बनती है। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि विश्व में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश में कजाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ है? कजाकिस्तान। उसके बाद कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जादूगोड़ा की खान भारत की, और प्रथम यूरेनियम की खान है जो जादूगोड़ा कहाँ पर पड़ती है? ये भारत में। झारखंड का राज्य सिंहभूम जिला जो है, झारखंड में सिंहभूम जिला है, तो वो भी किसके लिए फेमस है? यूरेनियम वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूरेनियम का कार्य समझ गए? परमाणु संयंत्रों के साथ साथ परमाणु बमों में भी इसका यूज किया जाता है। आज सोचो जहाँ तक ये जाएगा, ये खत्म तो होती नहीं इसकी आग। जैसे किसी ने मान लो 10 किलो जो यूरेनियम लगा दिया खटा किसी बम में, अब 10 किलो कितनी एरिया घेर लेगा अब इस क्षेत्र की? जहाँ फटेगा वो हवा में, क्योंकि उसकी रेडियो एक्टिव है ना, हवा के साथ चलेगा, वो प्रकाश के साथ, मालूम प्रकाश के साथ चलेगा, तो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक क्या कर देगा? विध्वंस मचा देगा, गला देगा, जला देगा सबको, आग पकड़ेगा, वो आग जनरेट करता है वो। ठीक है, हाँ, ये लास्ट था शायद, अब क्वेश्चन है। ये है प्लांट जो यूरेनियम के हैं। फिर फायर किले, फायर किले यह गोंडवाना युग के चट्टानों में फायर किले के निक्षेप में पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र इसके मिर्जापुर, बांसी, मकरी और ये क्षेत्र खो क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता किसी भी प्रकार का। लोएस्क, मिर्जापुर, फालोबाइट, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर
और पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, झांसी और बांदा। और चयन के लिए सोनभद्र, मिर्जापुर और बांदा कंक्रीट प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखने वाली बात यही है। सबसे ज़्यादा जो लोहा इसके पाया जाता है प्रदेश में तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, और विश्व में चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में। ठीक है। अब है तुम्हारे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 20 से 21 क्वेश्चन है जो ज़्यादातर इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है। आप कितने सक्षम है इसे लगाने के? अभी हाल ही में सीखा है। मैं तो कहता हूँ आज लगाएं क्वेश्चन, PDF तुम्हारे पास है, कल भी इनको क्वेश्चनों को लगाएं, PDF क्या कहते हैं दोबारा पढ़ें, और ऑनलाइन वाले आप दोबारा से इसे फिर पढ़ें। ठीक है। अब सुनो, राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन लगाओ, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? देख लेना, आगे वाले क्वेश्चन तुम्हारे हैं, मैं सिर्फ आंसर की लगाऊंगा अभी। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तीनों आपने लगा दिए, चेक कर लीजिए। अरे इसकी आंसर की नहीं दी है उन्हें, चलो लगाओ भाई, इसे ही लगा लो। राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सीधा लगा दो विंध्य क्षेत्र। सिंगरौली में तो है ही, सभी लगा दो, बुंदेलखंड, सिंगरौली सब में, यानी उपरोक्त सब में। अरे विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं ना कोयला, सिंगरौली जिला में पाया जाता है तो सिंगरौली क्षेत्र में, और बुंदेलखंड में भी। तीनों के तीनों लगाओ। चलो आगे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? तांबा, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। तो कौन सा हो जाएगा? रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? बताओ। क्या नहीं पाया जाता है? अभ्रक। बहुत अच्छे जा रहे हो तुम। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यूरेनियम के सबको याद है, अच्छी बात है, ललितपुर। अगला देखते हैं कितना पढ़ा तुमने, कितना सीखा है। सोनभद्र जनपद में इनमें से जो ये है, इनमें से धातुओं में से कौन सी नहीं पाई जाती है? कौन सा? डोलोमाइट, यूरेनियम, एंडालोसाइट, पायराइट। कौन सा नहीं पाया जाता? डोलोमाइट पाया जाता है क्या? सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है वो तो, डोलोमाइट पाया जाता है। पायराइट, यूरेनियम नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता? यूरेनियम ललितपुर में अभी बताया था। अरे इतनी जल्दी भूल गए, कैसे काम चलेगा यार। यूरेनियम सही आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के निम्न जनपद में पाए जाने वाले खनिज में कौन सही सुमेलित है? सोनभद्र में चूना पत्थर, ललितपुर में सिल्काबार, इलाहाबाद में तांबा, झांसी यूरेनियम। तो सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र में चूना पत्थर। बाद में झांसी यूरेनियम गलत है, यहाँ ललितपुर कर दो। इलाहाबाद में तांबा गलत है, ये सोनभद्र में ही है। सिल्काबाद, ललितपुर ये भी गलत है, यहाँ क्योंकि यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन, रेडकूट जाना जाता है किसके लिए? बहुत बढ़िया, सीमेंट उद्योग के लिए। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूरेनियम, झांसी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? ये मेरा नाम आ गया है, ये भी ऑप्शन में मान लो इसे, ठीक है। सुरजीत ठाटी। आगे बताओ, वो पूछ रहा है मतलब उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं इनमें से? रॉक फॉस्फेट अथवा डोलोमाइट अच्छा खासा पाया जाता है, ठीक है। प्रमुख की बात कही है। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? हाँ भाई, डोलोमाइट। अरे बलिया कहाँ से आ गया ये? झांसी बैठाओ। अब दो बचे हैं। चित्रकूट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। सोनभद्र, ठीक है।
निम्न सेल समूह में से किसमें प्रदेश में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? पहली पूछ रहा है। 1900, ध्यान देना, ध्यान, 98। सही आंसर क्या है? 1998। आगे, खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? पहली बार 1974 या 76? बताओ। अरे ये तो है ही नहीं, हम दोनों में बताओ। 1900 में कन्फर्म नहीं, पीछे देख लेना, मेरे साथ 76 है, 74 ही सही है कन्फर्म है। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस श्रेणी का राज्य है? निम्न मध्यम श्रेणी का, ज्यादा भी नहीं ज्यादा कम भी नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। 18वां करो, डल्ला सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये बात बच्चा सही कर रहा है, मिर्जापुर। चुनार चुर्ग कहाँ है? चुर्ग, चुर्ग कहाँ है? सोनभद्र। आ गया। चूना पत्थर के भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले पर कौन थे? 3 थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। आ गया हो। देश में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से राज्य घटते क्रम में बताओ। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर उड़ीसा। अगला बताओ, विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से देश घटते हुए लिखो। सबसे ज्यादा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील। वाह क्या बात है, आगे बढ़ाओ, तरक्की करोगे। आ गया। किस खनिज को सेप्स्टोन के नाम से जाना जाता है? सोप स्टोन। हाँ, सोप स्टोन। दुकानों का पता बताओ कौन सा है? सिलघड़ी। अरे इसी तो क्रीम पाउडर, सौंदर्य, अरे नवरत्न जो पाउडर लगाते हो। भारत का जादूगोड़ा खान किसे के लिए पसंद है? पक्की बात है, गलत है? बताओ। जादूगोड़ा की खाने कहाँ पाई जाएगी? या बॉक्साइट किस खान से था? ये कॉपी पे लिख लो, ये तुम्हारे लिए है, यहीं तो घूम रहे हो तुम। बहुत सिंपल है, बताओ। जादूगोड़े की खाने किसके लिए हैं? बताओ। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़े की खान कहाँ स्थित है? ये बता दो। कहाँ पर है? झारखंड। अब तो बता सकते हो किसके लिए फेमस है ये जादूगोड़ा? कौन सा दिख रहा है तुम्हें? पेट्रोल। इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। आ गया। हाँ, हमारे यहीं तक है।